नमस्कार दोस्तों। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक के बारे में करके चलेंगे आज हमारा बात। स्टेप बाय स्टेप हम स्टॉक का एनालिसिस करके चलेंगे। इसे क्यों हम लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में सेलेक्ट किया है, क्यों इस स्टॉक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा कर चलूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्सटी ग्लोबल को सेलेक्ट किया ये समझते हुए कि यार ये एक आईटी की कंपनी है, और जिस समय पर स्टॉक मार्केट के अंदर लाली छाई होती है, मार्केट नीचे गिर रहा होता है, हम सब लोग स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि तब हमारे को ऐसा लगता है कि जो स्टॉक को मार्केट वैल्यूएशन देकर चल रहा होगा वो कहीं ना कहीं उसकी फंडामेंटल वैल्यू के आसपास होगी, और हो सकता है कि इस जगह पर हमें कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देखने को मिल जाएं। तो देखो, अगर आप एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक के बारे में बात करके चलोगे तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर नहीं है। ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है, लेकिन इस स्टॉक को ना तो अभी मैंने कोई पोजीशन अपनी क्रिएट की है पिछले एक महीने में, और ना ही मैंने इसे अपने किसी स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपडेट किया है। मतलब कोई मैंने रिकमेंडेशन अभी तक इस स्टॉक के बारे में नहीं दी है। आप मेरी इस पर्टिकुलर स्टॉक से जो रिकमेंडेशंस रहेंगी मैं आपको बता देता हूँ। वो मेरे एडवाइजरी पेजेस पर अगर आप जाएंगे तो सिलेक्टेड आईटी फाइनेंस स्टॉक्स की मैंने सेपरेट गुल्लक बना रखी है gauravsir.pickright.in पर। और अगर आप स्मॉल केस पर जाकर चेक करेंगे तो वहां मैंने मिड कैप एंड स्मॉल कैप की जो गुल्लक बनाई हुई है, वहां पर जाकर मैं इस स्टॉक को सही लेवल्स के आने पर अपडेट कर कर चलूंगा एज पर मेरी रिसर्च के। तो आज मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताकर चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक के चार्ट्स को देखकर चलोगे और इस चार्ट्स को हम इसके फंडामेंटल्स के साथ देख के चलेंगे, और हम सही में समझेंगे क्या हमें एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को कहीं स्पॉट कर पाए। तो अगर हम चार्ट्स को देख के चलें तो बीते हुए वक्त में मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी हम लोगों ने लास्ट ईयर देखी थी। हमने इस स्टॉक को परफॉर्म करते हुए देखा। अगर हम यहाँ पर देख के चलते हैं डेट की, तो ये 2023 28 23 2023 से इस स्टॉक में एक तेजी बनती है, स्टॉक में एक गिरावट आती है, और इस वैल्यू को हम लोग मार्क कर लेते हैं ऑल्टर एज से। ये वैल्यू हमारे पास में कहीं 39 के आसपास निकल कर आती है। इस वैल्यू को हम ध्यान रखेंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टॉक इस वैल्यू से दूर जाता है और ऊपर जाकर आती है प्रॉफिट बुकिंग, और वापस से स्टॉक इसी वैल्यू 39 के पास में आ जाता है। और अभी हम लोग देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर डेट है, इन सबको स्टेप बाय स्टेप देख के चलेंगे। ये पर्टिकुलर डेट निकल कर आती है 13 सितंबर 2024 की, जब स्टॉक के अंदर बड़े वॉल्यूम्स इमर्ज कर आते हैं। तो इसका मतलब स्टॉक्स के अंदर कोई बड़ी ट्रेडिंग होती है, मतलब कोई बड़ी एक्टिविटी होती है सितंबर के आसपास। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि स्टॉक तेजी से उछाल मारने के बाद कॉन्टिन्यूस हमारे को गिरता नजर आता है। हर बाई के मतलब हर राइस के ऊपर हमें एक सेल ऑफ दिखाई देता है, और स्टॉक कहीं जाकर नीचे गिरने के बाद एक बड़ी रिकवरी लेता है, और फिर उसके बाद स्टॉक अपने प्राइस 33 के आसपास कंसोलिडेट करता है। तो ये सबसे पहले ये हम लोगों ने इसके प्राइस की मूवमेंट को समझा। हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस स्टॉक को, इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में था। इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे के जो रीजंस थे, जरा इसको समझ के देखना। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। बात निकल कर ये आती है कि ये एक 449 करोड़ के आसपास की एक मार्केट कैप की कंपनी है, और इस इंडस्ट्री का जो प्राइस इंटर मतलब पीई है आपका, मतलब प्राइस अर्निंग का जो रेशो है वो 27 है। मतलब आईटी इंडस्ट्री का जो यहाँ पर रेशो है वो निकल कर आता है 27। और यहाँ पर कुल 449 करोड़ की ये कंपनी, जो कि एक स्मॉल कैप है, इस समय पर ट्रेड कर रही है 47.5 के पी पर। कहने का मतलब ये निकल कर आता है कि इस स्टॉक की अर्निंग में 1 रुपए की भागीदारी को कमाने के लिए मार्केट इस स्टॉक को 47 रुपए पे करने को तैयार है, जो कि इसकी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब इस ये स्टॉक एक बड़ी पी पर एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री और एक छोटी मार्केट कैपिटल रखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने इसको जानने की कोशिश की, यार एग्जैक्टली ऐसा
हो क्यों रहा होगा। तो मैंने इसे समझने की कोशिश की और मेरी अपनी फाइंडिंग्स को मैंने आगे जाकर डिस्कस भी किया। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, मेरी एक मीटिंग होती है मैनेजमेंट के साथ में, जो यहाँ पर मेंशन्ड है। अब क्योंकि इस मीटिंग को रिकॉर्ड करके चलेंगे, ऐसा अपडेट नहीं किया गया था एक्सचेंजेस को, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने 8 मार्च को ये अपडेट दिया है कि मेरी एक मीटिंग है टू एक्सचेंज बोर्ड को, कि मेरी एक मीटिंग है 12 मार्च को मिस्टर गौरव शर्मा जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है उनके साथ। ये एक वर्चुअल मीटिंग है और 1-to-1 मीटिंग है, जहाँ मेरी मैनेजमेंट से प्रॉपर पूरी बात होती है। मैं मैनेजमेंट के एंथुजियाज्म को समझ पाता हूँ। मैं मैनेजमेंट को सचमुच में लाना चाहता था हमारे चैनल पर कि वो आकर अपनी कंपनी के बारे में उनका जो एंथुजियाज्म है वो शेयर कर सकें, अपनी कंपनी के सपने बता सकें। और सच में मैं आपसे यकीन बता मानिए कि जब आप कभी किसी कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं तो आप कंपनी की पल्स को समझ पाते हैं। तो मैंने वो जो पल्स को समझा था वो मैं डेटा के साथ आपको शेयर करके चलूंगा, क्योंकि मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसलिए मैं मीटिंग के अंदर जो भी हमारी बातें वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में उसका कोई एविडेंस नहीं होगा। तो मैं आपको बिल्कुल डेटा पॉइंट के साथ एक एक चीज अपनी इस रिसर्च रिपोर्ट को शेयर करके चलता हूँ। मेरे पॉइंट्स को ध्यान से समझ के चलिएगा। अब बात निकल कर आती है कि कंपनी के अंदर हमने ये देखा कि कंपनी का स्टॉक एक बड़ी प्राइस अर्निंग पर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री की जो पी रेशो है उससे ज़्यादा तेजी से मतलब मूव कर रहा है। इसके अलावा हम ये देख के चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट लगभग सभी आईटी शेयर्स के अंदर देखी गई, इस स्टॉक के अंदर भी देखी गई। पर इस स्टॉक ने कुछ समय के लिए अपने एक पीक को टच किया, जो कि हमारे हिसाब से 12 सितंबर के आसपास था 2024 के। और फिर उसके बाद इस स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेजेस के पास कॉन्टिन्यूस एक आपके पास में लाइन में ट्रेड करना स्टार्ट रखा। पीछे हम लोगों ने एक वैल्यू इसकी पकड़ी थी जो थी 34 के आसपास, और अभी भी स्टॉक 34 के पास में कहीं ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अब इसकी ना स्टोरी को बिल्कुल डेप्थ में जाकर समझते हैं। हमारी ये कंपनी 28.6 के लो को मारकर 56.7 के हाई को मारकर मतलब लो से रिकवर हो चुकी कंपनी है और हाई से करेक्ट हो चुकी कंपनी है, जो कहीं हमारे को 33.8 के प्राइस के पास में मिलती है। इस स्टॉक की जो प्राइस अर्निंग है, मतलब ₹1 की अर्निंग के अंदर आपका जो शेयर बनता है उसको कमाने के लिए मार्केट ₹47 ₹47.5 खर्च करने के लिए तैयार है। और इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है, मतलब अगर आप इस कंपनी के नेट एसेट्स की बात करके चलेंगे जिनको हम आगे डिस्कस करके चलेंगे, तो वो बुक वैल्यू 13.2 निकल कर आती है। दोस्तों 13.2 बुक वैल्यू वाला स्टॉक मार्केट में 33 के आसपास हमें मिल रहा है। 28 के लो को टेस्ट कर चुका है, वहां से उसके अंदर रिकवरी आती है और एक लेवल के पास में हमें मार्केट की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कंसोलिडेट होता दिखाई दे रहा है। अब जरा इसकी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने ये समझा कि यार किसी भी स्टॉक की डिमांड तब जाकर कम नहीं होती जब उस स्टॉक को कोई सस्ता बेचने को तैयार ना हो। तो मैंने ये देखा कि यार कंपनी के स्टॉक एग्जैक्टली हैं किन लोगों के पास में। तो देखो यहाँ पर जाकर मैंने देखा कि क्या ये स्टॉक डीआईस के पास है, तो मैंने देखा कि डीआईस की जो इसके अंदर होल्डिंग है इस समय पर बिल्कुल नदारद है, 0.00% है। क्या ये स्टॉक एफआईस के पास में है, तो एफआईस की होल्डिंग भी यहाँ पर नदारद है। अब ये स्टॉक किन के पास में है, तो मैंने देखा सबसे पहले तो मैंने पब्लिक को देखा। तो जब मैं यहाँ पर पब्लिक को देखता हूँ तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि ये जो आपके पास में इसके अंदर एक इन्वेस्टर हैं, उनकी होल्डिंग मार्च 2022 से लेकर अभी दिसंबर 2024 तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। मतलब ये जो इसके अंदर होल्डर हैं ये अपनी होल्डिंग को नहीं बेच रहे किसी भी जगह पर, ना तो मार्केट में इन्होंने अपने उछाल पर इस होल्डिंग को बेचा है और ना इन्होंने आपके पास में मार्केट के फॉल में इस होल्डिंग को बेचा है। यहाँ पर हम लोगों ने एक और दूसरे इन्वेस्टर को चेक किया तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि उनकी जो होल्डिंग है वो भी एज इट इज बरकरार है, और जो तीसरे इसके अंदर जो प्रमोटर मतलब पब्लिक होल्डिंग वाले हैं इसके अंदर, उनकी भी जो होल्डिंग है ना केवल आपके पास में बड़ी है बल्कि बरकरार है। और इन द सेम वे अगले जो इसके अंदर मतलब जो इसके बायर हैं, जो इसके होल्डर हैं, पब्लिक होल्डर हैं, उनकी होल्डिंग लास्ट में जाकर थोड़ी सी कम हुई है, बाकी इनकी होल्डिंग लगभग हर जगह पर बराबर रही है। तो इतना समझ में आता है कि 2022 से जो लोग इस स्टॉक के अंदर बड़ी होल्डिंग लेकर इन्वेस्टेड हैं वो अभी तक इसके अंदर इन्वेस्टेड है
और वो अपने शेयर्स को नहीं बेच रहे उस प्राइस के पास में, तभी स्टॉक की मार्केट में डिमांड बनी हुई है। आगे जाकर समझते हैं। मैंने यहाँ पर देखा प्रमोटर्स ने क्या अपनी होल्डिंग किसी जगह पर कहीं बेची है, तो यहाँ हम लोगों ने जाकर देखते हैं कि जिस समय मार्केट के अंदर हम बात कर रहे थे, सितंबर 2024 की बात कर रहे थे, वहां पर भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को ना तो सेल किया है और ना होल्डिंग को बाय करा है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 के बाद उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। मतलब 2024 के अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज ही किया है और यहाँ पर बाकी की होल्डिंग्स लगभग बरकरार बनी हुई हैं। तो ये स्टॉक केवल प्रमोटर्स के पास, ये स्टॉक केवल पब्लिक के पास है, ना इसके अंदर से पब्लिक ने, मतलब पब्लिक में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कराया और ना प्रमोटर ने ही किसी तरीके से अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कराया। मतलब ये कि जो प्रमोटर है और यहाँ पर जो पब्लिक के अंदर इन्वेस्टर है, इस कंपनी को लेकर कुछ बड़ा सोचते होंगे। तो मैंने जानने की कोशिश की कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, तो मुझे ये पता चलता है कि ये एक आईटी की कंपनी है जो आईटी से रिलेटेड सभी तरीके के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करके चलती है। तो ये आपके पास में सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो या सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, ये सब कुछ प्रोवाइड कर कर चलती है। मैंने इसको समझने की कोशिश की कि कंपनी के अंदर की सेल्स किस तरीके की आती है, मतलब क्या ये कंपनी एक प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी है। तो जब मैंने इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक किया तो मैं ये देखकर थोड़ा सा मतलब हैरान रहा कि यार ये जो कंपनी है 2021 में भी इसकी सेल 55 करोड़ थी और 2024 में भी इसकी सेल लास्ट में 49 करोड़ के आसपास है। मतलब लगभग लगभग इस कंपनी को अगर आप देखो तो इसकी जो लोएस्ट सेल है वो आपके साथ 49 करोड़ है, 48.754 करोड़ है, और जो इसकी हाईएस्ट सेल इसने अभी तक पोस्ट की है वो दिसंबर 22 में आपके पास में 63.49 है। ये मैं आपको समझा कर चल रहा था कि सितंबर में अचानक से, मतलब जून, सितंबर और दिसंबर में अचानक से मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में क्यों इजाफा आया था, स्टॉक क्यों तेजी से आपके पास में राइज किया था, ये चीज़ हमें देखकर यहाँ पर चार्ट्स में जाएंगे तो समझ में आ जाती है कि ये वो जगह थी जहाँ पर मार्केट में बड़े वॉल्यूम्स आए थे। क्योंकि यहाँ कहीं मार्केट की ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब कंपनी अपनी बढ़ी हुई सेल्स को पोस्ट कर कर चल रही है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो कंपनी है, कंपनी आने वाले वक्त में बहुत अच्छे रिजल्ट्स को पोस्ट करेगी, कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगी। इस वजह से इसके अंदर कुछ होल्डिंग मतलब महंगे प्राइस पर भी बनी होंगी, जो इसको देखकर मेरे को लगता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको आगे की तरफ जाते हैं और हमने इसको देखा कि इनके प्रॉफिट मार्जिन में क्या क्या फर्क पड़ता है, और मैं आपके साथ में क्वालिटी ऑफ एसेट्स की भी बात इसके अंदर आपके साथ करके चलूंगा। तो हमने देखा कि ये जो इनकी सेल्स है यहाँ जाकर आपके पास में सितंबर, मतलब जून, मतलब 2024 में जून, सितंबर और दिसंबर के पास जाकर थोड़ी सी डिक्लाइन होती दिखाई देती है। मतलब 50 करोड़ से घट कर 49 करोड़, फिर ये आपके पास में सितंबर में 48.74 करोड़, और फिर आपके पास में दिसंबर में आपकी ये जो सेल है 49 करोड़ के पास बन जाती है। मतलब सेल बढ़ती है। अब मैंने इनको बहुत ध्यान से समझा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये जो सेल है पहले तो आपके पास में घटती है, घटने के बाद आपके पास में ये जो सेल है आपके पास है फिर अचानक से बढ़ती है। तो क्या कंपनी के पास ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, क्या कंपनी के पास ज़्यादा काम आया है, या किस तरीके से क्या रहा होगा। तो मुझे ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ शायद रहा होगा जिससे कि कंपनी ने अपनी सेल्स को इजाफा दिया है। मतलब कुछ क्वालिटी ऑफ एसेट्स इन्होंने इंप्रूव करे होंगे, कुछ अच्छा काम ही शायद लेकर आए होंगे। अब यहाँ पर जाकर मैंने कंपनी के एक्सपेंसेस को चेक किया तो मुझे इतना समझ में आता है कि मार्च 2024 में कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को घटाया है और उनकी सेल्स भी कम हुई है। फिर उसके बाद फर्दर एक्सपेंसेस को घटाया है और उनकी सेल्स कम हुई है, और फिर फर्दर आपके पास में एक्सपेंसेस को घटाया है और कहीं पर आपके पास में सेल्स भी कम हुई है, और यहाँ पर फर्दर और एक्सपेंसेस को घटाया गया है और सेल्स आपके पास कांस्टेंट है। तो मतलब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कंपनी को समझते हुए कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा होगा। कंपनी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ वाले पोर्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा होगा। मतलब क्वालिटी ऑफ एसेट्स को शायद इंप्रूव किया जा रहा होगा। तभी वजह है कि कंपनी अपने एक्सपेंस को कम करने के बाद भी अपनी सेल्स बढ़ा पा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है
उसने कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट किया होगा और ये समझा होगा कि जो कंपनी की सेल्स है वो नीचे क्यों गिरी है, और फिर उसके बाद में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको धीरे धीरे कर कर आपके पास में कहीं ना कहीं कम किया गया है, हटाया गया, जो मुझे अभी नहीं पता एग्जैक्टली लेकिन कंपनी ने यहाँ पर हमें एक ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स के अंदर, और यहाँ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एज पर अगर आप इसको देखकर चलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो आपके पास में सेल्स बढ़ जाए या कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएं, और यहाँ ये दोनों ही काम हुए हैं। कंपनी ने अपनी सेल्स भी बढ़ाई है और कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी कम किया है। ये बात हमारी समझ में आती है। अब इसको थोड़ा सा मैंने आगे जाकर देखा कि यार इनके जो एक्सपेंसेस हैं ये खर्चे कर कहाँ पे रहे, तो मैंने देखा कि इन्होंने जो डिक्रीज की है वो एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को डिक्रीज किया है। मतलब कहीं ना कहीं जो अननेसेसरी की ये खर्चे करके चल रहे थे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उसको इन्होंने कहीं डिक्रीज किया, हो सकता है कुछ ले ऑफ किए होंगे। और यहाँ अगर, और देखो ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ, जैसा मेरे को स्क्रीनर पर मिल रहा है मैं आपको वैसा शेयर करके चल रहा हूँ। मेरे पास में कोई और अवेलेबिलिटी या इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने का कोई सोर्स नहीं है, आप खुद भी जाकर ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर निकल कर आता है कि कंपनी आपका पहले जो इंटरेस्ट पोर्शन, मतलब ये जो एक्सपेंसेस के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, कंपनी जो पहले अपने एक्सपेंसेस दिया करती थी इंटरेस्ट पोर्शन को लेकर, कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट पोर्शन के ऊपर जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो भी कंपनी के कम होते हैं। इसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ मार्केट के अंदर इनका दिखाई देता है। अब मैंने थोड़ा आकर कंपनी के एसेट्स को समझने की कोशिश की कि कंपनी के एग्जैक्टली एसेट्स हैं क्या, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो देखिए फिक्स एसेट्स में जाकर मैंने कंपनी को देखा कि कंपनी के पास 2020 में जो लैंड थी 1.70 करोड़ की, अब वो लैंड 2024 तक पहुंचते पहुंचते 2022 से 2024 तक 2.54 करोड़ की है। मतलब एक लैंड इन्होंने अपनी बढ़ाई है। और इसके अलावा इन्होंने एक 2020 में अपनी एक बिल्डिंग परचेज की होगी जो कि 12.03 करोड़ की थी। उसके बाद इन्होंने और बिल्डिंग कोई खरीदी होगी 2022 में जो कि 66.85 करोड़ की है। मार्च 2023 में उसकी वैल्यू 66.85 करोड़, और मार्च 2024 में इनके पास जो इनके एसेट्स में बिल्डिंग है वो 70.39 करोड़ की बिल्डिंग है इन्होंने यहाँ पर अपनी पोस्ट की है। तो इसका मतलब कि कंपनी के पास अपनी लैंड, कंपनी के पास अपनी बिल्डिंग, मतलब कंपनी के अपने खुद के अच्छे एसेट्स मेंटेन होते हुए दिखाई देते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर समझाता हूँ आपको कि कंपनी के, मैं लैंडिंग पार्ट को देख रहा था कि कंपनी के पास में जो कंपनी के एक्सपेंस इसमें डेटा डेप्स हैं वो डेप्स किस तरीके के हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखता हूँ। मैंने इसके डेप्स देखे थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी करंट वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। मतलब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको मतलब निकाला भी कि कोई भी करंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। मतलब कि कैपिटल किसी ऐसी जगह पर लगी हुई नहीं है जिसको अभी काम को पूरा होना हो और पूरा होने के बाद उसका कोई आउटपुट आना हो अभी इस समय पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि कंपनी अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके रखे है। मैंने फिर उसके बाद जाकर एक और चीज़ मैंने मार्केट में जाकर चेक की कि इन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है, जो कि फरवरी के अंदर इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि इनकी मतलब बातचीत चल रही है किसी जगह पर कुछ एक्विजिशंस को लेकर। तो कंपनी ने यहाँ पर, ये आप इसको पूरा रीड भी कर सकते हैं, कंपनी ने यहाँ जाकर ये बताया है आपके पास में कि अभी तो उन्होंने कि आपके पास में कि कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट इनका साइन नहीं हुआ है, और ये आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकें जिससे कि वो आने वाले वक्त में कुछ इमर्जिंग मार्केट्स को समझ पाएँ, या कुछ कंपनीज के साथ में या तो अपना कुछ कंपनीज को एक्वायर कर पाएँ जो कि सेम वर्टिकल्स के अंदर हो, मतलब इन्हीं की लाइन के अंदर हो। मतलब और ये चीज़ मुझे डिस्कशन में भी निकल कर आती है, और ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि अगर आप देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन करना चाहते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ में जो कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, यूरोप में मिलती हैं, या अदर की इंटरनेशनल मार्केट्स में मिलती हैं, जैसे कि कंपनी अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके और अपने सर्विस पोर्टफोलियो को और ज़्यादा ब्रॉडन कर सके। अब मैं एक आपके पास में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि वो थी मेरे पास में कि यार इस कंपनी ने अपने लोन्स को डिक्रीज किया था। तो देखिए मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। फिक्स एसेट्स आ गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गए, अदर एसेट्स आ गए, और थोड़ा सा इन्होंने अपने ना लोन्स को डिक्रीज किया था। ये चीज़ मैं इसके अंदर देख रहा था एक्सपेंसेस में। एक मिनट रुकिए,
हाँ, इंटरेस्ट पार्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ, तो इसके अंदर किसी एक जगह पर मैंने देखा था कि कंपनी के जो अपने जो लोन्स थे, मतलब वो उन्होंने इसको डिक्रीज किया था, और वो कंपनी के कैपिटल्स के अंदर हमारे को दिखाई देना चाहिए। इसकी बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल इज अ बोरोइंग्स, ये रहा देखिए आपके पास। हाँ, तो देखिए कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बारोइंग्स थी, जो कि पहले 49,000 करोड़ थी आपके, 49,000 करोड़, सॉरी 49 करोड़ थी, और फिर उसके बाद 50 करोड़ हैं, और फिर उसके बाद 51 करोड़ और 35 करोड़ 40 करोड़ से घटकर अब 31 करोड़ रह गई हैं। इसमें जो इनकी लॉन्ग टर्म की जो बोरोइंग्स हैं वो आपके इसमें 35.73 करोड़ से 44.94 करोड़ थी, और उसके बाद घटते घटते अब 7.89 करोड़ रह गई हैं, और इनकी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो कहीं इस समय पर आपके इसमें 23.37 करोड़ के आसपास हैं। तो मतलब इनकी जो कंपनी की इस समय पर जो लाइबिलिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस वे में हम देखेंगे कि मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो अदर लाइबिलिटीज हैं अब फाइनली सितंबर 2024 में जो उन्होंने अपना रिजल्ट पोस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग घटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है, जो कहीं ना कहीं मेरे को बताती हैं कि यार कंपनी की जो हाई वैल्यूएशन है, मतलब कंपनी को जो मार्केट वैल्यू देके चल रहा है, इन की पॉइंट्स को देखते हुए कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। और मेरे को ऐसी पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को चेंज नहीं किया है, पब्लिक में से जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को चेंज नहीं किया है, और कंपनी ने अपनी जो क्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है, और ये आने वाले वक्त में कुछ एक्विजिशंस को देखकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के अंदर मतलब कोई ना कोई चेंजेस आने की संभावनाएं बनती हैं। अब क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या किस प्राइस पर खरीदना चाहिए, तो देखिए इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि जब कभी भी किसी एक स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के नज़रिए से किसी स्टॉक को देखा जाता है, तो वो उसके अंदर पहले क्वालिटी को देखता है। वो ये देख कर चलता है कि जिस कंपनी को उसने सेलेक्ट किया उसका बिजनेस किस तरीके का है, और क्या वो बिजनेस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और क्या मार्केट में उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है। दूसरा, आपका जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग कंपनी को लेकर कितने मोटिवेटेड हैं। फिर तीसरा, वो देख के चलता है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है, क्या ये अपनी कैपिटल का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, क्या ये अपने रिसोर्सेज को सही यूज़ करके चल रहे हैं, क्या ये अपना सेल्फ इवेल्युएशन करके चल रहे हैं, और क्या ये आने वाले वक्त के लिए अपने बिजनेस को लेकर बुलिश हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम समझ के चलते हैं, तो इस स्टॉक को हम लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किया है। हम इसको मार्केट की वैल्यूएशन को समझते हुए, मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हुए डिफरेंट प्राइसेस पर बाई की रिकमेंडेशंस देकर चलेंगे। अभी हमारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके की किसी भी लेवल पर जाकर कोई बाई की या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, मैं रिकमेंडेशंस केवल मेरे क्लाइंट्स को शेयर करके चलता हूँ, लेकिन कंपनी के जो एनालिसिस है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी का जो डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उसका पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ, जिससे कि आप किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सभी लोगों के कमेंट्स को, मैं चाहूँगा आप सभी लोगों की फाइंडिंग्स को, जो इस कंपनी के बारे में आप सोचते हो, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। In securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।